उस कैंपेन में राहुल गांधी ने लोगों से पूछा कि पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, लेकिन आम आदमी को क्या मिला? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट से आम आदमी को क्या मिला, जिसकी वजह से कुछ अच्छे काम करने के बावजूद बीजेपी 2004 का चुनाव हार गई। 1947 से 1977 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने भारत में अपना शासन चलाया, और चलाते भी क्यों नहीं, आफ्टर ऑल उस समय कांग्रेस ही वो पार्टी थी जिसने भारत को आजादी दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। आज से 40-41 साल पहले जब कांग्रेस के पास संसद में 404 सीटें थी, तब भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 2 सीटें थी, सिर्फ 2 सीटें। भोपाल गैस ट्रेजेडी में तो 16,000 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन गुनहगार बिना किसी सजा के भारत छोड़कर चले गए। भारतीय जनसंघ के नेताओं ने मिलकर 1980 में एक पार्टी बनाई जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी, और इस पार्टी के नेता कोई और नहीं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी थे। मई 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार तो बनाई, लेकिन 13 दिन बाद ही मेजॉरिटी सपोर्ट ना मिलने की वजह से उन्हें रिजाइन करना पड़ा। 2014 में बीजेपी ने सेम उसी एसएपी फ्रेमवर्क, सेंटिमेंट एनालिसिस, एम्प्लीफिकेशन एंड प्रोपोजिशन ऑफ अ रेवोल्यूशन को चलाया। उस वक्त इंडिया के क्या सेंटिमेंट थे? स्कैम्स की वजह से लैक ऑफ ट्रस्ट और आतंकवादी हमले, और पूरा एम्प्लीफिकेशन काला धन वापस लाने और करप्शन खत्म करने पर था। और फाइनली 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। नमस्कार दोस्तों, बजरबट्टू दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हुए और इस बार के रिजल्ट्स ने सभी पार्टियों को चौंका दिया। बीजेपी ने बिहार इलेक्शंस में अपने 101 कैंडिडेट उतारे, जिसमें से 89 कैंडिडेट्स ने जीत हासिल की। अब इसे आप बीजेपी की पावर कहें या हवा, लेकिन इस बार के स्ट्राइक रेट ने आसमान छुआ। बात एनडीए की करें तो 243 में से 202 सीटों को उन्होंने अपनी झोली में डाल लिया। भारतीय जनता पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। चुनाव प्रचार में पार्टी के बड़े नेताओं की प्लानिंग, बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं की पकड़ और मतदान क्षेत्रों में बीजेपी की सक्रियता ने बीजेपी को सबसे पावरफुल पार्टी के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया है। लेकिन आज की जनरेशन जहां भारतीय जनता पार्टी को राजनीति में सिर्फ एक पावरफुल और डोमिनेटिंग फोर्स की तरह जानती है, एक ऐसी पार्टी जिसके पास आज किसी भी चुनाव का रुख मोड़ने की ताकत है, उनको ये जानकर हैरानी होगी कि आज से 40-41 साल पहले जब कांग्रेस के पास संसद में 404 सीटें थी, तब भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 2 सीटें थी, सिर्फ 2 सीटें। उस समय जब कांग्रेस के पास बेशुमार दौलत, बेशुमार ताकत और बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस थे, तब भारतीय जनता पार्टी में कुछ चंद लोग ही थे जिनके पास ना पैसा था और ना ही किसी तरह का राजनीतिक अनुभव। लेकिन जो चीज उनके पास भरपूर थी वो था उनका आत्मविश्वास। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि तब भी समहाउ उनके पास कांग्रेस की मोनोपोली को चैलेंज करने की हिम्मत थी। और 1984 से 2024 के बीच भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया जिसकी वजह से आज ये भारत की राजनीति में सबसे ताकतवर पार्टी के रूप में उभरकर बाहर आई है। अब सवाल ये है कि ये चंद लोगों की कमजोर सी पार्टी कैसे भारतीय राजनीति में एक डोमिनेटिंग पावर में बदल गई। कैसे उन्होंने बिना पैसे, बिना पावर और बिना अनुभव के सालों से चली आ रही कांग्रेस की मोनोपोली को लगभग खत्म ही कर दिया। अपने पॉलिटिकल स्टार्टअप को बिल्ड करते वक्त किन किन असफलताओं का उन्हें सामना करना पड़ा, और सबसे इंपॉर्टेंट आज के स्टूडेंट्स, पॉलिटिशियंस और छोटी छोटी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के इस इनक्रेडिबल राइज से क्या क्या सबक सीख सकते हैं, चलिए जानते हैं। दरअसल इस रेवोल्यूशनरी कहानी की शुरुआत होती है 1970s के भारत से, जब कांग्रेस भारत की राजनीति में सबसे ताकतवर हुआ करती थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक, यानी लगभग 17 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद कुछ और लोगों के बाद 1966 से 1977 तक इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री रही। मतलब आप समझ रहे हैं
कि 1947 से 1977 तक यानी इंडिपेंडेंस के बाद 30 साल में से 28 साल तक पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने भारत में अपना शासन चलाया। और चलाते भी क्यों नहीं, आफ्टर ऑल उस समय कांग्रेस ही वो पार्टी थी जिसने भारत को आजादी दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। और अगर आप आंकड़ों को देखें तो कांग्रेस उस समय इतनी ताकतवर थी कि 1971 तक कांग्रेस कभी भी सरकार में 250 सीटों से नीचे तो गई ही नहीं। इनफैक्ट 5 में से 4 बार कांग्रेस को हमेशा 350 से ज्यादा सीटें ही मिली। लेकिन अगर आप उन्हीं आंकड़ों को देखें तो इनमें एक बड़ी अजीब सी बात भी नजर आती है कि 1971 तक कांग्रेस के पास 350 से भी ज्यादा सीटें थीं, लेकिन अचानक से 1977 में कांग्रेस के पास लगभग 150 सीटें ही बची थी। मतलब कि सिर्फ एक टर्म में 200 से ज्यादा सीटें उनके हाथ से निकल गईं। जिसका मतलब ये हुआ कि इसी 1971 से 1977 के बीच के पीरियड में ही कांग्रेस ने कुछ बड़ा ब्लंडर किया होगा, है ना? एग्जैक्टली 1971 से 1977 के बीच भारत ने स्वतंत्रता के सबसे अशांत दशक यानी मोस्ट टर्ब्यूलेंट डेकेड एक्सपीरियंस किए। लेकिन क्यों? मेनली 3 रीजंस की वजह से। सबसे पहले अगर आपको याद हो 1971 में ही भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़कर बांग्लादेश को आजाद कराया था और एज अ रिजल्ट इस युद्ध से भारत में तनाव बढ़ा, साथ ही लार्ज स्केल पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ा। वहां भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई और यहाँ बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रिफ्यूजीज भारत आ गए, जिसकी वजह से भारत के अलग अलग स्टेट्स में रहने वाले लोगों को समस्या आने लगी। सेकेंडली 1973 में इजराइल, इजिप्ट और सीरिया के बीच में युद्ध छिड़ गया। अब इसकी वजह से ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने सडनली ऑयल प्राइसेस को $2.9 अ बैरल से बढ़ाकर $16 अ बैरल कर दिया। इससे शायद आपको रियलाइज होगा कि यूक्रेन रशिया वॉर के दौरान ऑयल प्राइसेस 30% तक ऊपर चले गए और इंडिया को रिकॉर्ड इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा था। लेकिन उस समय ऑयल प्राइसेस 300% तक ऊपर चले गए थे। सो यू कैन इमेजिन कि इसका भारत पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा होगा। अगर आप भारत में महंगाई के ग्राफ को देखें तो 1974 में महंगाई 0 से सीधा 25% तक पहुंच गई थी और उस समय इंडियन एग्रीकल्चर की हालत प्रोडक्शन के मामले में बहुत ही खराब थी। उस समय भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे आज हम हरित क्रांति के नाम से भी जानते हैं, उसकी शुरुआत हो ही रही थी और एक्सपोर्ट की बात तो दूर रही, 1960s और 70s में हम अनाज, गेहूं इंपोर्ट कर रहे थे। अब आप समझ सकते हैं कि ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, भारत की जनता भूख से तड़प रही थी और सबसे बड़ी बात, लोगों में गुस्सा भरा हुआ था। और आखिर में इंदिरा गांधी सरकार ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए पूरे भारत में फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन चलाया, जिसमें बड़े लेवल पर लोगों की नसबंदी की गई। अब स्वाभाविक है कि जब लोग भूख से तड़प रहे होते हैं और उनके अंदर गुस्सा भरा होता है तो क्या होता है? आंदोलन होता है, क्रांति होती है। अब इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी कि पूरे भारत के कई राज्यों में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए और बिहार और गुजरात में आंदोलन ने बहुत बड़ा रूप ले लिया। इनफैक्ट गुजरात में तो इस लेवल पर आंदोलन हुआ कि इसकी वजह से 1974 के मार्च में गुजरात स्टेट असेंबली ही डिसॉल्व हो गई। आपको मालूम है कि उस आंदोलन का पार्ट कौन था? यहाँ आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। दरअसल उस आंदोलन में एक 24 साल का लड़का शामिल था जिसका नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सिमिलरली बिहार में जेपी मूवमेंट इतने बड़े लेवल पर पहुंच गया कि इसने कांग्रेस सरकार को अंदर तक झकझोर कर रख दिया, बिल्कुल उसकी नींव ही हिला दी। और 12 जून 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को इलेक्टोरल मालप्रैक्टिसेस के लिए दोषी ठहराया और साथ ही 6 साल के लिए लोकसभा और सभी इलेक्टेड पोस्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिया। और इस पूरी घटना ने आग में घी डालने का काम किया। इसके रिस्पॉन्स में इंदिरा गांधी ने 1975 को देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया और अगले 21 महीनों तक भारत में डिक्टेटरशिप चली। इस पीरियड को लाल कृष्ण आडवाणी जैसे कई नेताओं ने ब्रिटिश रूल के पीरियड से भी कंपेयर किया, जब सिविल लिबर्टीज को सप्रेस किया गया और कई कानून पास किए गए।
जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताना चाहूँगा कि इमरजेंसी के दौरान आपके सारे सिविल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, प्रेस को सेंसर कर दिया जाता है, आपके कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं रह जाते हैं और अगर पुलिस को आप पर किसी भी तरह का कोई शक होता है तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। इस दौरान कंडीशन इतनी खराब थी कि लगभग 1.5 लाख लोगों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स भी शामिल थे, जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी। एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, राइटर्स, यहाँ तक कि सरकार के प्रति आक्रोश जताने वाले आम जनता को भी हिरासत में ले लिया गया। उस इमरजेंसी के कुछ फैक्ट्स तो ऐसे हैं कि सुनकर आपकी रूह कांप जाए। 34,988 लोगों को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत और 75,818 लोगों को डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत सीधे गिरफ्तार कर लिया गया। इस समय को भारत के राजनीतिक इतिहास में अंधकारमय काल यानी कि डार्केस्ट पीरियड के रूप में जाना जाता है, जो कि लगभग 21 महीनों तक चला। और दोस्तों, इसी दौरान एक छोटी सी पार्टी धीरे धीरे कांग्रेस के खिलाफ खड़े होने के लिए काम कर रही थी, जो कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनसंघ थी, BJS। वैसे तो भारतीय जनसंघ 1951 से ही कार्यरत थी, लेकिन कई अथक प्रयासों के बावजूद वो कभी कांग्रेस की सत्ता को हिला नहीं पाई थी। लेकिन इमरजेंसी के बाद जिस तरह आज एक एंटी बीजेपी अलायंस बनी हुई है, जिसे हम इंडिया अलायंस के नाम से भी जानते हैं, उस समय एंटी कांग्रेस अलायंस बनाई गई थी। इस अलायंस का नाम था जनता पार्टी, जिसमें भारतीय लोक दल, भारतीय क्रांति दल, स्वतंत्रता पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, कांग्रेस O, कांग्रेस R और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जैसे दल शामिल थे। और इसी एंटी इंदिरा सेंटिमेंट की वजह से साथ मिलकर उन्होंने 1977 के इलेक्शंस में 295 सीटें जीत ली, जहां कांग्रेस को बड़ी मुश्किल से सिर्फ 154 सीटें ही मिली। और इस तरह स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी कांग्रेस का सूरज डूबा नहीं था, क्योंकि अगले ही इलेक्शंस में कांग्रेस ने फिर से 353 सीटें जीती और 1980 में इंदिरा गांधी फिर से भारत की प्रधानमंत्री बनी। अब एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता पार्टी ने क्या गलती करी और इमरजेंसी के बावजूद भी कांग्रेस सत्ता में कैसे आ गई। खैर, इसका जवाब साधारण शब्दों में दिया जाए तो उस वक्त जनता पार्टी में कई सारी छोटी छोटी पार्टियां शामिल थी और हर पार्टी का भारत को लेकर अपना अलग विजन था। किसी भी पार्टी ने एक दूसरे के विजन को सपोर्ट नहीं किया और पूरे भारत ने एनालिसिस पैरालिसिस की सिचुएशन देखी। साथ ही पॉलिटिकल पावर केओस और जिस तरह 1973 में महंगाई अपने पीक पर थी, उसी तरह दोबारा 1979 में महंगाई पीक लेवल पर पहुंच गई, क्योंकि 1973 के अरब इजरायली वॉर की तरह ही 1979 में अगला अरब इजरायली वॉर हो गया, जिसकी वजह से दोबारा पूरी दुनिया को ऑयल शॉक लगा। और इस बार भी अरब ने ऑयल प्राइसेस को $20 अ बैरल से बढ़ाकर ऑलमोस्ट $40 अ बैरल कर दिया, जिसकी वजह से भारत में महंगाई दोबारा 177% तक पहुंच गई। देश में भुखमरी थी और लोगों में गुस्सा, जिसके चलते दोबारा पूरे भारत में प्रोटेस्ट शुरू हो गए और जनता पार्टी की सरकार गिर गई। इस तरह 1980 में इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार बनाई। अब सवाल यह है कि इसके बाद भारतीय जनसंघ का क्या हुआ और वो दोबारा सत्ता में कैसे आए। दरअसल हुआ ये कि भारतीय जनसंघ के नेताओं ने मिलकर 1980 में एक पार्टी बनाई जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इस बार उन्होंने डिसाइड किया कि वो कोई भी ऐसी अलायंस यानी गठबंधन नहीं बनाएंगे जो पार्टी की वॉइस या आइडेंटिटी को डिसॉल्व करे। और इस पार्टी के नेता कोई और नहीं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी थे। अब सवाल ये है कि क्या पार्टी बनाने के बाद उन्हें इमीडिएटली सक्सेस मिल गई? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भारत में उसके बाद भी कुछ भयानक घटनाएं घटी जिन्होंने भारत की राजनीति की नींव को हिला कर रख दिया। और ये घटना कोई और नहीं बल्कि इंदिरा गांधी की हत्या थी। 31 अक्टूबर 1984 के दिन
इंदिरा गांधी के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड ने उनकी हत्या कर दी, जिसकी वजह ये थी कि इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल पर एक मिलिट्री ऑपरेशन ब्लू स्टार की अनुमति दी थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार को हम आज यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार पर हम एक डिटेल डिस्कशन करें तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लेकिन यहाँ ये बताना जरूरी है कि भारत के सिख ऑपरेशन ब्लू स्टार से काफी नाराज थे और इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड्स सिख ही थे, तो उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। और इसके रिस्पॉन्स में पूरे भारत में सिखों के अगेंस्ट उग्र दंगे भड़क उठे। ये दंगे इतने भयानक थे कि पूरे भारत में हजारों बेकसूर सिखों की हत्या कर दी गई और देश में मातम छा गया। लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या और सिखों के खिलाफ दंगों से सिचुएशन फिर से कांग्रेस के फेवर में आ गई। और जब 1984 में राजीव गांधी इलेक्शंस में खड़े हुए तो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिर्फ गांधी परिवार के लिए सिंपैथी की वजह से राजीव गांधी चुनाव जीत गए और 1984 में दोबारा भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस ने 404 सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की पकड़ इतनी मजबूत होती चली गई कि बीजेपी को मिलने वाली सीट्स का ग्राफ ऊपर ही जाता चला गया। अब सवाल यह है कि बीजेपी ने क्या ऐसा अलग किया जिसकी वजह से बीजेपी को सीटों में बढ़त मिलती चली गई। यहाँ से शुरू होती है बीजेपी की असली रणनीति। अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसी ताकतवर राजनीतिक पार्टी को सत्ता से हटाना चाहती है तो उसके लिए जिस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है SAP फ्रेमवर्क। SAP का मतलब है सेंटिमेंट आइडेंटिफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन और प्रोपोजिशन ऑफ अ रेवोल्यूशन, यानी भावनाओं की पहचान, उसका विस्तारण और उसी के बेसिस पर क्रांति का प्रस्ताव। इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए पहले हमें राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को समझना होगा। दरअसल जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने काफी हद तक पावर को सेंट्रलाइज कर दिया, जिसमें ग्राउंड पे चल रही चीजों और सरकार में हो रही चीजों में एक गहरा डिस्कनेक्ट हो गया। और भोपाल गैस ट्रेजेडी पर उनकी प्रतिक्रिया इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल था। जिनको इसके बारे में नहीं पता उनको बता दें कि भोपाल गैस ट्रेजेडी एक ऐसी भयावह घटना थी जिसमें 16,000 लोगों की एक साथ मौत हो गई, 5 लाख लोगों को कैंसर और 6 रोग जैसी लाइफ लॉन्ग हेल्थ प्रॉब्लम्स ने जकड़ लिया। कई नवजात बच्चे इसकी चपेट में आकर जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। और ये गैस लीक इंसिडेंट हुआ था सिर्फ और सिर्फ एक अमेरिकन कंपनी की लापरवाही की वजह से, जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, हजारों लोगों की जान गई, घर बर्बाद हो गए, आने वाली कई जनरेशन्स अपाहिज हो गई, सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी की लापरवाही की वजह से। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कंपनी के CEO के अमेरिकन होने की वजह से उसे कुछ ही घंटों में बेल मिल गई और उसको बिना किसी सजा, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के हमेशा के लिए भारत छोड़कर जाने दिया गया। अब आप सोचो कि जिस सरकार में इतनी बड़ी तबाही हुई हो और गुनहगार को सजा भी ना मिली हो, उस सरकार पर से तो जनता का विश्वास उठ ही जाएगा। आप इमेजिन करो कि 26 नवंबर 2008 में लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई में 4 दिनों में 12 बार गोलीबारी और बमबारी के हमले किए थे, जिसमें लगभग 175 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। अब अगर उन्हीं आतंकवादियों को आराम से बिना किसी सजा के देश छोड़कर जाने दिया जाता या वो लोग खुलेआम घूम रहे होते तो देश की जनता सरकार को क्या कहती, आप ही बताइए। और जबकि भोपाल गैस ट्रेजेडी में तो 16,000 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन गुनहगार बिना किसी सजा के भारत छोड़कर चले गए। और यही सबसे बड़ा रीजन था जिसकी वजह से जनता का राजीव गांधी सरकार से भरोसा उठने लगा। और ऐसी ही और कई बड़े ब्लंडर्स की वजह से 1 साल बाद ही कांग्रेस को पंजाब, असम, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के असेंबली इलेक्शंस में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद कुछ घोटाले हुए, जैसे सन 1986 में 1437 करोड़ का बोफर्स घोटाला, जिसमें PM ऑफिस के कई लोग स्वीडिश कंपनीज के साथ भ्रष्टाचार में शामिल थे। और उसी समय खालिस्तानी आतंकवाद को इतनी बुरी तरीके से हैंडल किया गया कि उसके कई आतंकवादी फरार हो गए। और आखिर में
राजीव गांधी ने श्रीलंका में चल रही अशांति में दखल अंदाजी की और इंडियन आर्मी को श्रीलंकन तमिल्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए भेज दिया। और हालातों को और बदतर करने के लिए सबसे बड़ी गलती जो राजीव गांधी ने की, जिसका फायदा बीजेपी को मिला, वो था इनफेमस केस ऑफ शाहबानो। अब सवाल ये है कि क्या था ये पूरा केस और ये बीजेपी के राइज में इतना इम्पोर्टेंट क्यों था। दरअसल शाहबानो केस 1985 का एक लैंडमार्क लीगल केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक विक्टिम डाइवोर्स्ड मुस्लिम महिला के फेवर में फैसला सुनाया, जिसने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत अपने शौहर से एलिमनी यानी कि गुजारा भत्ता पाने की मांग की थी। दरअसल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हर भारतीय नागरिक पर समान रूप से लागू होता था, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हों। शाहबानो को एलिमनी मिलने ही वाली थी कि राजीव गांधी ने मुस्लिम विमेन एक्ट 1986 पास कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को खारिज कर दिया। साथ ही मुस्लिम महिलाओं के एलिमनी के अधिकार को खत्म कर दिया, जिसके चलते शाहबानो को जो लॉन्ग टर्म एलिमनी मिलने वाली थी वो नहीं मिल पाई। लेकिन सवाल यह है कि राजीव गांधी ने ऐसा क्यों किया। कहा जाता है कि उन्होंने ये डिसीजन मुस्लिम कम्युनिटी को खुश करने के लिए लिया, लेकिन इस दौड़ में भारत की महिलाओं और हिंदू मेजॉरिटी में आक्रोश पैदा हो गया और इसी दौरान राजीव गांधी सरकार में कश्मीर इलेक्शंस में धांधली की बड़ी खबरें सामने आईं और एज अ रिजल्ट वहां बड़े पैमाने पर आतंकवादी गतिविधियां हुई। इसका कोई सॉलिड प्रूफ तो नहीं है, लेकिन कई राजनीतिक विशेषज्ञों ने इसकी चर्चा की है और इन सारी घटनाओं ने भारत की जनता का राजीव गांधी सरकार में जो विश्वास था उसको जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। और इसके बाद हिंदुओं को खुश करने के लिए राजीव गांधी ने दशकों से बंद अयोध्या में राम मंदिर के ताले को खोल दिया, जिसके बाद कई रैलियां हुई जिनमें बोफर्स स्कैंडल का हवाला देते हुए कांग्रेस के भ्रष्ट होने का संदेश दिया गया। शाहबानो के केस का हवाला देते हुए महिलाओं ने कांग्रेस को उनके अगेंस्ट बताया और शाहबानो केस का ही हवाला देते हुए कांग्रेस पर मुस्लिमों को खुश करने का आरोप लगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी केस का हवाला देते हुए भारत की जनता की परवाह न करने का संदेश लोगों के बीच गया और कश्मीर इलेक्शंस में धांधली की खबरों का संदेश भी गया। और इन सारी बातों से भारत की जनता ने इस हद तक जुड़ाव महसूस किया कि कांग्रेस को पार्लियामेंट में सिर्फ 197 सीटें ही मिली, जहां बीजेपी ने 85 सीटें जीती। लेकिन बीजेपी अगले 5 सालों तक नहीं रुकी और बीजेपी ने सत्ता पलट के लिए 2 की सेंटिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया और ये 2 की सेंटिमेंट्स थे हिंदुओं में राजीव गांधी के लिए बढ़ता गुस्सा और कश्मीर में हो रहे आतंकवाद की वजह से बढ़ता राष्ट्रवाद। लेकिन इसी दौरान राजीव गांधी की हत्या ने भारत की राजनीति को झकझोर कर रख दिया और कांग्रेस की जड़ों को एक बार फिर से हिला दिया। लेकिन दोबारा लोगों में राजीव गांधी की हत्या को लेकर सहानुभूति की वजह से 1991 इलेक्शंस में कांग्रेस ने 244 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को सिर्फ 120 सीटें मिली और पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने। लेकिन अब बीजेपी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं रह गई थी। अब बीजेपी ने एक पावरफुल ऑपोजिशन पार्टी के रूप में गठन कर लिया था। इसी एम्प्लीकेशन फेज में बीजेपी ने स्ट्रेटजिकली 2 मैसेजेस को एम्प्लीफाई किया। पहला राम मंदिर और दूसरा कश्मीर इशू। इसका एक एग्जाम्पल है सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा, जिसे लाल कृष्ण आडवाणी ने लीड किया था, जिसका क्लियर गोल अयोध्या में राम मंदिर को दोबारा से बनवाना था। जैसे ही इस कैंपेन की शुरुआत हुई, बीजेपी को हिंदुओं की तरफ से मैसिव सपोर्ट मिला और इस कैंपेन ने पूरे भारत में हिंदुत्व की भावना को फिर से जगा दिया। उसके बाद दूसरे सेंटिमेंट को कैप्चर करने के लिए बीजेपी ने एकता यात्रा ऑर्गेनाइज की। ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने पर खत्म हुई। आज शायद ये इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस समय जब कश्मीर में आतंकवाद बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, तो उस समय श्रीनगर में तिरंगा फहराना बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। और जब बीजेपी राम मंदिर बनाने और आतंकवाद को खत्म करने का नैरेटिव बिल्ड कर ही रही थी, आरएसएस उसके लिए डेकेड के ग्रेट लीडर्स की तलाश करके उनको नर्चर कर रहा था और जो लीडर्स उनको मिले
उनमें मनोहर पारिक, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जैसे लोग शामिल थे। अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो बीजेपी के पास दशक के ग्रेट लीडर्स और ग्रेट नैरेटिव का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। तो बीजेपी ने अपनी पार्टी को एक हिंदू पार्टी की तरह एस्टेब्लिश किया जो भारत के राष्ट्रवाद के लिए खड़े रहने के लिए तैयार थी। इस तरह कई यात्राओं और कैंपेन्स के बाद बीजेपी ने पूरे भारत में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की भावना का विस्तार किया और इस तरह बीजेपी ने अपनी पहचान की नींव रखी। अब अगर आप इन कैंपेन्स को सोशल इंजीनियरिंग स्टैंड पॉइंट से देखें तो बीजेपी जो कर रही थी वो ब्रिलियंट तो था, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उस समय सारी पार्टियां चुनाव जीतने और पार्लियामेंट पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए बहुत ही सिंपल और कन्वीनियंट स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करती थी। वो सिंपली माइनॉरिटीज को आइडेंटिफाई करती, उसके बाद उन माइनॉरिटीज में मेजॉरिटी के पर्सपेक्टिव से इनसिक्योरिटी का नैरेटिव चलाती, उसके बाद उन्हें खुश करने के लिए रिजर्वेशन और स्पेशल प्रिविलेजेस प्रोवाइड कराती। लेकिन जब हिंदुओं की बात आती तो उनको कास्ट के नाम पर बहुत ही स्ट्रेटेजिकली डिवाइड करके रखा गया था, जिसकी वजह से हिंदुओं ने कभी भी एक साथ मिलकर सामंजस्य से वोट नहीं डाला और माइनॉरिटीज हमेशा सामंजस्य से ही वोट डालती थी। और इसी तरह से कांग्रेस ने मुस्लिम्स और बैकवर्ड कम्युनिटीज पर बड़ी आसानी से बहुत मजबूत पकड़ बनाकर रखी हुई थी। जो कम्युनिस्ट थे वो वर्कर्स को खुश करते और बिहार और यूपी में राजनीतिक पार्टियां बैकवर्ड कम्युनिटीज और मुस्लिम्स को खुश करती। एक सिंपल फॉर्मूला था कि हिंदुओं को डिवाइड करो और किसी एक माइनॉरिटी को सेलेक्ट करो। लेकिन यहीं बीजेपी ने पूरा खेल पलटने का निर्णय लिया। बीजेपी का मानना था कि सारी राजनीतिक पार्टियां माइनॉरिटीज को अपने साथ शामिल करने का काम इसलिए कर रही हैं क्योंकि किसी भी मेजॉरिटी को जुटाना बहुत ही कठिन है। अगर आप 1991 का डेटा उठाकर देखें तो उस वक्त भारत में लगभग 68 करोड़ हिंदू थे। हर स्टेट में अलग अलग कास्ट, अलग अलग लैंग्वेजेस और अलग अलग कल्चर के हिंदू रहते थे और इन सबको एक साथ लाना लगभग नामुमकिन था। वहीं अगर मुस्लिम्स की बात की जाए तो उस वक्त भारत में मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग 10 करोड़ के आसपास ही थी और वो ज्यादातर एकजुट होकर ही रहते थे और उनका कल्चर काफी हद तक एक दूसरे से मिलता जुलता था। इसी तरह की समस्या दलित और ओबीसी कम्युनिटीज में भी थी। लेकिन यहाँ बीजेपी ने सोचा कि अगर वो कास्ट पॉलिटिक्स के सिस्टम को तोड़ पाए और 68 करोड़ हिंदुओं को एकजुट कर पाए तो वो भारत की राजनीति में सबसे ताकतवर पार्टी बन सकती है और इसलिए SAP फ्रेमवर्क के तीसरे फेज को शुरू किया गया जिसमें बदलाव का वादा किया गया। अब अगर आप 1990 में किए गए बीजेपी के वादों को देखें तो वो लार्जली 3 मुद्दों पर केंद्रित थे। पहला, राम मंदिर के लिए न्याय, दूसरा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत और तीसरा, आतंकवाद से सुरक्षा। और इन सारे मुद्दों ने भारत में हिंदुओं और राष्ट्रवादी लोगों को भावनात्मक रूप से इस तरह जोड़ा कि 1996 के इलेक्शंस में बीजेपी इतिहास में पहली बार सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई, जहां कांग्रेस को 140 सीटें मिली और बीजेपी 161 सीटों से चुनाव जीत गई। और यही वो समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में भारत के प्रधानमंत्री बने। लेकिन उस वक्त बीजेपी की किस्मत बहुत अच्छी नहीं रही। मई 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार तो बनाई, लेकिन 13 दिन बाद ही मेजॉरिटी सपोर्ट न मिलने की वजह से उन्हें रिजाइन करना पड़ा और जून 1996 को जनता दल के नेता मिस्टर देवगौड़ा कांग्रेस के सपोर्ट से भारत के प्रधानमंत्री बने। लेकिन अप्रैल 1997 को कांग्रेस ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया, जिसकी वजह से दोबारा सरकार गिर गई। फिर दोबारा अप्रैल 1997 में जनता दल के नेता I.K. गुजराल कांग्रेस के सपोर्ट से प्रधानमंत्री बने, लेकिन उसी साल में फिर से कांग्रेस ने अपना सपोर्ट हटा लिया, जिसकी वजह से फिर से सरकार गिर गई। और ऐसे बार बार सरकार बनते गिरते हम पहुंचे फरवरी 1998 के इलेक्शंस में और यहाँ बीजेपी ने NDA यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाई और 182 सीटों पर जीत हासिल की, जहां कांग्रेस को सिर्फ 141 सीटें ही मिली।
और अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बने। और इसी दौरान ऐतिहासिक पोखरण इवेंट हुआ, जहां इंडिया ने न्यूक्लियर पावर बनने के लिए 5 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए। लेकिन 1999 में दोबारा जयललिता के नेतृत्व में AIADMK ने NDA गवर्नमेंट से अपना सपोर्ट वापस ले लिया और सिर्फ एक वोट से हारने की वजह से एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। लेकिन वाजपेयी जी के बारे में एक बड़ी फैसिनेटिंग बात ये थी, अनस्टेबल गवर्नमेंट होने के बावजूद और बिना लंबे समय तक सत्ता में रहे, जब भी वो सत्ता में आए उन्होंने कुछ ऐसे रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए जो आज भी भारत के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। जिसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है पोखरण टेस्ट, जहां सिर्फ 10 महीनों के कार्यकाल में कोई और नेता जनता और पार्टी सपोर्टर्स को खुश करने में लगा रहता, वहीं अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने की पूरी कोशिश की। उसके लिए भले ही उन्हें अमेरिका के अगेंस्ट जाना पड़ा, शायद यही एक महान नेता की निशानी भी है। और ये वो समय था जब मई से जुलाई 1999 के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल वॉर की शुरुआत हो गई। अब इलेक्शंस सितंबर में होने थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी कारगिल वॉर के दौरान भी प्रधानमंत्री थे। तो वाजपेयी जी ने कारगिल सिचुएशन को इतने अच्छे से हैंडल किया कि पूरे भारत को फिर से अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व पर भरोसा हो गया। इसको समराइज करके बताया जाए तो उन्होंने 3 इनक्रेडिबल स्टेप्स लिए। पहला, वॉर के टाइम उन्होंने रेगुलर अपडेट्स और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन से देश के मनोबल को ऊपर बनाए रखा और किसी भी तरह की अफवाह या डर नहीं फैलने दिया। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने इंडियन आर्मी को हर पॉसिबल वे में सपोर्ट किया, फिर चाहे वो सप्लाईज की बात हो या किसी भी परमिशन की, ताकि हम जल्द ही ये वॉर जीत जाएं। और आखिर में वाजपेयी जी ने ये इंश्योर किया कि पाकिस्तान को यूएस या वेस्ट से किसी भी तरह का कोई सपोर्ट ना मिले, जिसकी वजह से 90 दिनों से कम में भारत पाकिस्तान को हराकर ये जंग जीत गया। अदरवाइज आप देखो, आज नेटो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जो वॉर सिर्फ 3 महीनों में खत्म हो सकता था, आज उसे लगभग 4 साल पूरे होने वाले हैं। और वहीं कारगिल वॉर 3 महीनों के अंदर ही खत्म हो गया था। एंड दिस इज हाउ वाजपेयी जी हैंडल्ड द क्रिटिकल सिचुएशन ऑफ कारगिल वॉर। उस समय राष्ट्रवाद की भावना इतनी प्रबल थी कि 1999 में जब जनरल इलेक्शंस हुए तो बीजेपी ने 182 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की और कांग्रेस को सिर्फ 114 सीटें ही मिली और अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री बने। लोगों की भावनाओं को समझते हुए, सही नैरेटिव और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जनता से बदलाव का वादा करते हुए 1999 में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अपनी स्टेबल गवर्नमेंट बनाई और वाजपेयी जी पूरे 5 सालों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। और इन 5 सालों में उन्होंने नई पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस की, साथ ही उन्होंने आइकॉनिक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जो आज भी भारत के सबसे बड़े एसेट्स में से एक है। और उन्हीं सब चीज़ों की वजह से बीजेपी was able to establish itself as a dominating force in Indian politics। लेकिन 2004 में एनडीए इलेक्शन हार गई और कांग्रेस फिर से सत्ता में आई और बीजेपी की खराब कैंपेनिंग की वजह से 2004 से 2014 तक कांग्रेस 10 साल तक सत्ता में रही। दरअसल बीजेपी ने अपनी कैंपेनिंग में सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पर फोकस किया और आम लोगों के सेंटिमेंट्स को बिल्कुल ही किनारे रख दिया। फॉर एग्जाम्पल, उनकी कैंपेनिंग में मेजर प्रोजेक्ट्स जैसे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और न्यूक्लियर टेस्ट की बात तो होती, लेकिन उस समय बिहार में जो लोग रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनको इन डेवलपमेंट से क्या ही फर्क पड़ता। इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेलिंग अ माइक्रोवेव टू अ विलेजर जिसके पास बिजली ही नहीं है। लेकिन इसी वक्त कांग्रेस ने एक जीनियस मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया और कहा जाता है कि उस कैंपेन की वजह से ही कांग्रेस 2004 इलेक्शन जीती। उन्होंने बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे इंडिया शाइनिंग कैंपेन को ये कहकर काउंटर किया कि आम आदमी को क्या मिला। उस कैंपेन में राहुल गांधी ने लोगों से पूछा कि पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, लेकिन आम आदमी को क्या मिला? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट से आम आदमी को क्या मिला? और इस चुनाव में बीजेपी के मार्केटिंग कैंपेन और लोगों के बीच एक मेजर डिस्कनेक्ट नजर आया। वहीं कांग्रेस के मार्केटिंग कैंपेन ने लोगों की समस्याओं से कनेक्ट किया, जिसकी वजह से
कुछ अच्छे काम करने के बावजूद बीजेपी 2004 का चुनाव हार गई। दिस इज द पावर ऑफ रिलेटेबिलिटी इन पॉलिटिक्स। दूसरी बात, बीजेपी ने 1998 से 2004 के बीच टॉप लीडरशिप में इंस्टेबिलिटी फेस की। बीजेपी ने कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से 4 प्रेसिडेंट्स देखे। ये सब 2004 से 2014 तक की बात है। कांग्रेस ने फिर से भारत पर कब्जा कर लिया, लेकिन फिर हम सब ने देखा कि क्या हुआ। हालांकि कांग्रेस ने भी बहुत कुछ अच्छा किया। 26/11 जैसी घटनाओं और कांग्रेस सरकार के तहत लगातार घोटालों से भारत का आत्मविश्वास बुरी तरह हिल गया था। घोटाला उजागर हुए 3 महीने हो गए। कांग्रेस सरकार के आड़तियों की सरकार गिर गई। रक्षा कर्मियों के लिए एक भवन निर्माण में राजनेताओं और नौकरशाहों ने हड़प लिया। उसी दौरान मोदी जी ने गुजरात में शानदार काम किया, जहां पर रिकॉर्ड ग्रोथ देखने को मिली और गुजरात में बड़े लेवल पर डेवलपमेंट हुआ। तो 2014 में बीजेपी ने सेम उसी एसएपी फ्रेमवर्क, सेंटिमेंट एनालिसिस, एम्प्लीफिकेशन एंड प्रोपोजिशन ऑफ अ रेवोल्यूशन को चलाया। अब उस वक्त इंडिया के क्या सेंटिमेंट थे? स्कैम्स की वजह से लैक ऑफ ट्रस्ट और आतंकवादी हमले, और पूरा एम्प्लीफिकेशन काला धन वापस लाने और करप्शन खत्म करने पर था। और पार्टी ने रिकॉर्ड पेस पर गुजरात की तरह गेम चेंजिंग डेवलपमेंट करने, आर्टिकल 370 हटाने और राम मंदिर बनाने की प्रतिज्ञा ली। और यही वो समय था जब भारत ने मोदी लहर देखी और फाइनली 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। और 50 साल के लंबे सफर के बाद बीजेपी भारत की राजनीति में सबसे ताकतवर पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। अब बस देखना यह है कि बीजेपी भारत की इकोनॉमी को कैसे एक $7 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएगी। ये है कहानी कि कैसे कुछ चंद लोग भारत की राजनीति में मोस्ट फॉर्मिडेबल फोर्स को बिल्ड करने के लिए एक साथ आए और दशकों से चल रही इंडियन नेशनल कांग्रेस की मोनोपोली को खत्म कर दिया। और अब आते हैं आखिरी पार्ट पर कि बीजेपी के इस इनक्रेडिबल राइज से हम क्या सीख सकते हैं। पहली सीख यह है कि चाहे आपका बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आप ईयर्स टू द ग्राउंड नहीं रखते, यानी लोगों की नब्ज नहीं पहचानते, तो फेल होना तय है। राजीव गांधी की सरकार में लोगों का फेथ खत्म होना और बीजेपी का इंडिया शाइनिंग कैंपेन फेल होना इसका क्लासिक एग्जांपल है, क्योंकि उन्होंने कॉमन मैन की प्लाइट को इग्नोर किया। दूसरी सीख है आइडेंटिटी और ब्रांड बिल्डिंग एक ओवरनाइट एफर्ट नहीं है, यह दशकों का काम है। बीजेपी को अपने हिंदू नेशनलिज्म के मैसेज को फैलाने में 4 दशक लगे। बीजेपी ने अपने मार्केटिंग इंजन्स को इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल किया, नो डाउट, लेकिन उन्होंने गुजरात और उत्तर प्रदेश में ग्रेट वर्क और सेंटर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करके उसे बैक भी किया। बीजेपी परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्शंस अभी भी हैं, पर पिछले 10-11 सालों में जो उन्होंने फिनोमिनल काम किया है। अब बस सवाल यह है कि क्या बीजेपी इंडिया को सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना पाएगी। आज के इस वीडियो को इसी पॉजिटिव नोट पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिटेल्ड रिसर्च के साथ।